Hello, everyone, and welcome to the episode 21 of Mahabharat. I know, it's been long, but I'll try to continue this at least for few weeks, and then we will see what will happen. But शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के एपिसोड नंबर 21 गाइस. सो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये बात करी थी कि जो दुर्योधन होते हैं वो अपने पिता श्री धृतराष्ट्र, जो कि हस्तिनापुर के इस समय राजा हैं, मतलब उनको नियुक्त किया गया है, उनसे एक सवाल पूछ लेता है, भाई आप अंधे थे और आप सबसे बड़े थे, मतलब बड़े भाई थे, तो आपको ये पद मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप आँख से देख नहीं पाए तो आपसे वो पद छीन के पांडु को दे दिया गया. अब लेकिन आपका जो बेटा है वो तो देख सकता है, तो उसको वो अब राजा मुझे बनना चाहिए. अब धृतराष्ट्र तो परेशान हो गए थे इस सवाल से, मतलब दुर्योधन के सवाल से. और ये सवाल एज यूजुअल उनकी जो आदत थी वो ये सवाल लेके पहुंच गए सभा में. और सभा में ये बोलते हैं कि भाई वैलिड क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा बेटा, बल्कि वैलिड क्वेश्चन नहीं था. तो उसने पूछा लोगों से कि आप लोगों की क्या राय है. तो भीष्म पितामह जी बोलते हैं कि देखो भाई, जो राजा है ना उसको राज्य के लिए डिसीजन लेना है, अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए नहीं. फिर विदुर से पूछा तो विदुर ने बोला ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जो बेटा होता है उसका जो हक है वो पिताजी की संपत्ति पे हो सकता है, लेकिन राजा की संपत्ति राज्य नहीं है. वो तो बस एक रिप्रेजेंटेटिव है, और आप तो रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव है. मतलब पांडु जी की मृत्यु हो गई थी, फॉर दैट केस आपको यहाँ बिठाया गया है. सो अगर आपके बेटे को लग रहा है कि राज्य उसका है तो ऐसा नहीं है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. एंड देन फिर पूछा, सो अब द्रोणाचार्य से पूछा तो बोलते हैं भैया, वो ये बोलते हैं कि भाई मुझे अर्जुन बहुत प्रिय है, मेरा फेवरेट शिष्य है. अगर मैं यहाँ पर युधिष्ठिर को चुन लूँगा, जो कि सबसे बड़े पांडु पुत्र होते हैं, तो दुर्योधन को लगेगा मैंने पक्षपात कर दिया, तो मैं तो नहीं बता सकता. और जो उनके सबसे बड़े गुरु होते हैं, मतलब जो सारे डिसीजन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉफुलनेस वाले, वो भी यही बोलते हैं कि मैं ये आपको ही लेना पड़ेगा. बट अल्टीमेटली विदुर ये बोलते हैं, मतलब विदुर ये मान के चलिए, मैंने बहुत बार बताया फिर बता रही हूँ, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स वी एवर हैड इन आवर इंडियन हिस्ट्री. और क्या ही भयंकर उनकी पॉलिटिक्स थी, और बहुत ही बढ़िया राजनीति थी. राजनीति का नाम खराब कर दिया बहुत सारे लोगों ने, बट राज्य को चलाने की सर्टेन नीतियाँ, एक दिमाग की तरह से राज्य को कैसे ज़्यादा बेटर लेवल पे डेवलप किया जाए, वो नीतियों को राजनीति बोलते. तो वो मास्टर थे इस चीज़ के. इनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ विदुर के लिए आप. तो अल्टीमेटली किसी ने कुछ नहीं बताया, बट इनडायरेक्टली सबने बता दिया. अब ऑफकोर्स जो धृतराष्ट्र थे वो पॉलिटिकली ही वॉज वेरी साउंड, भले ही वो ब्लाइंड थे बट ही वॉज वेरी साउंड पॉलिटिकली. ही डज नॉट वॉन्ट टू लुक लाइक कि ये पार्शियल हैं, पक्षपात करते हैं बेटे और अनुज के बेटों में, है ना. तो वो इम्पार्शियल भी दिखना चाहते थे, मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए था उनको. इधर उनका तो एक्चुअली देखा जाए तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि महाभारत हुई है पांडव और कौरव के बीच में, या महाभारत किसी और के बीच में हुई है, वो हमें बहुत लास्ट में जाके पता चलेगा, बट आपको पता चलेगा. एंड तो काफ़ी चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं. धृतराष्ट्र रात रात भर सोचते हैं, क्योंकि अगले दिन उनको ये बताना है कि किसको नया राजकुमार नियुक्त किया जा रहा है, कौन इस राज्य हस्तिनापुर का नया प्रिंस होगा, जिसकी हाथ में सारी बागडोर संभाली जाएगी, जो आगे चल के राजा बनेगा. अभी यहाँ पर पूरी कश्मकश चल रही कौन बने. सो फाइनली वो दिन आ गया, राज्यसभा में सब लोग बैठे, दोनों मदर्स बैठी, कुंती जो कि पांडव की मम्मा थी, और गंधारी जो कि कौरवों की मदर थी. सारे जो तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, सारे एडवाइजरी, सब बैठे वहाँ पर. और आज डिसाइड होना था कि प्रिंस कौन बनेगा, युधिष्ठिर बनेंगे पांडव की तरफ से, या कौरव की तरफ से दुर्योधन बनेंगे. अब जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था, उससे पहले मैंने आपको बोला ना, विदुर बड़े शातिर थे, तो विदुर ने एक रचना रची, बड़ी इंटरेस्टिंग रचना है यार. विदुर ने क्या बोला, 4 जो कल्प्रिट्स होते हैं ना, जो 4 गुनेगार थे, उनको लेके आ गए वो सभा में. तो सारी जो लेडीज़ थी वो ये बोलती थी कि इतना अच्छा मौका है इस समय, आज क्या पनिशमेंट सुनानी है. बट वो बोलते नहीं नहीं, आज हो जाए तो बेटर. उन्होंने किसी वजह से वो बुलाया था. अब उनका ये क्राइम था कि उन्होंने किसी एक आदमी को मिल के मार दिया.
तो अब राजा को उसका वो देना था कि इनके साथ क्या, विदुर की आदत होती थी, विदुर बहुत मीठी छुरी थे, तो जैसे कोई कुछ बोलता था तो राजा को भी क्षमा करिएगा, मैं कहना चाहता हूँ क्षमा करिएगा, मैं कहना बस क्षमा करिएगा। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं विदुर से कि कैसे हम हर चीज़ों को इतना सीरियसली पर्सनली ना लें। क्षमा करिए कि मैं अपना बात बोलती हूँ हमेशा। तो वो ही बोलते हैं कि आज तो दुर्योधन भी हैं, आज तो युधिष्ठिर भी बैठे हैं सभा में, तो क्यों ना इन्हीं से पूछ लिया जाए कि क्या इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो दुर्योधन को चांस मिलता है। तो दुर्योधन पहले बोलते हैं कि भाई सिंपल है, हमारे वहाँ दशकों से शताब्दियों से यही रूल है हस्तिनापुर में कि भाई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, तो इन चारों को मैं मार देता हूँ। डिसीजन डन। और शकुनी मामा अरे वाह भांजे करके वो सारी तालियां बजवा रही है वो। तो विदुर थोड़ा हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तो अब राजा ने बोला, धृतराष्ट्र ने, ठीक है भाई ये माना जाए, इन सबको सजाए मौत दी जाए। तभी विदुर फिर बीच में बोलते हैं, तो क्षमा करिएगा करके उन्होंने फिर बोल दिया। तो राजा बोलते भाई अब क्या दिक्कत है, अभी क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो दुर्योधन ने डिसीजन दिया है, बट एक बार युधिष्ठिर का तो सुन लेते हैं। तो कहते हैं अब सुनना क्या है, एक बार डिसीजन हो गया, वो कहने नहीं, नहीं क्या पता वो इसके खिलाफ हो, क्या पता इस डिसीजन को वो ना माने। तो फिर वही बोलते हैं, धृतराष्ट्र बोलते मानने ना मानने का क्या, बट विदुर बोलते बट तब भी क्षमा करिएगा, आप एक बार सुन लीजिए उनको। तो भाई अब चांस आती है युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर का कंसेप्ट बड़ा क्लियर होता है। तो युधिष्ठिर ना सबसे पहले ये पूछते हैं कि अपनी कास्ट और क्लास बताओ। सब शकुनी मामा अरे ये कैसा राजा बनेगा भाई, कास्ट और क्लास का क्या मतलब, क्या वो कहता है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं अगर मतलब नहीं होता तो शायद कभी मैं पूछता नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, लॉ के बहुत बड़े ज्ञानी थे युधिष्ठिर ना, सारे लॉज उनको अच्छी तरह से आते थे, काफ़ी ज्ञानी थे वो। तो वो एक बोलता है मैं शूद्र हूँ, एक बोलता है मैं वैष्णव हूँ, एक बोलता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, एक बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ। तो अब पनिशमेंट देने की बारी आती है। सो बोलते हैं जो शूद्र है उसको 4 साल की जेल होगी, जो वैष्णव कैटेगरी का है उसको 8 साल की जेल होगी, जो क्षत्रिय कैटेगरी का है उसको 16 साल की जेल होगी, और ब्राह्मण को सज़ा देना या सज़ाए मौत देना इज़ नॉट, मतलब इट्स नॉट रिटन, हम उनको सज़ाए, ब्राह्मण को सज़ाए मौत नहीं दे सकते। उनकी सज़ा के लिए हम अपने कुलगुरु से बोलेंगे, कुलगुरु उनको सज़ा देंगे। तो अब शकुनी मामा फिर उठा बीच में सभा, ये कैसा न्याय है, न्याय में कोई पक्षपात नहीं, कोई जेंडर वो नहीं, कोई क्लास नहीं, ये तो अन्याय है। तो युधिष्ठिर यहाँ बोलते हैं कि देखिए जो शूद्र है वो अज्ञानी है, और अज्ञानता की जो एक है वो 4 साल की है, लेकिन वैष्णव उतना अज्ञानी नहीं जितना शूद्र था, तो उसने कहीं ना कहीं जानबूझ के किया है। और जो प्रोटेक्टर है, जो क्षत्रिय है, उसने ही मर्डर कर दिया तो बहुत ही बड़ा क्राइम है देश का। और जो ब्राह्मण कैटेगरी वो तो इतने ज़्यादा ज्ञानी है कि हम तो उनको दे ही नहीं सकते सजाए मौत या कोई भी सज़ा, तो उसके लिए हमारे जो कुलगुरु बैठे द्रोणाचार्य हैं जो, और दूसरे जो बैठे हुए हैं, वो उनको सज़ा देंगे, जो भी सज़ा मंजूर है उनको अपने हिसाब से। तो ये सुन के तो शकुनी बोलता है यार ये तो बड़ा भयंकर पक्षपात कर रहे हो आप, जो लॉ होता है, लॉ एंड ऑर्डर, वो थोड़ी कोई क्लास ग्रीड पे काम करता है। तो वो ये कह रहा था कि जो अगर इनकी क्लास या बिना क्लास के अगर इनको पनिशमेंट दे दी, वो सबसे बड़ा पक्षपात है, सबसे बड़ा पक्षपात है, बिल्कुल देखना चाहिए। बिकॉज जिस लेवल पे, जिस ज्ञान पे जो इंसान बैठा है, अगर वो वहाँ पर बैठ के वो हरकत करता है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। आजकल मैं देखती हूँ, वैसे तो देखिए पता चलेगा, अभी काफ़ी हम द्रौपदी के जब सुनेंगे तो मैं बहुत अलग पर्सपेक्टिव बताऊँगी आपको, जो काफ़ी जगह आपको नहीं सुनने को मिलेगा। लेकिन लेट्स से कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब लड़कियों की भूषण हत्या बहुत सालों से देखी गई और आज भी होती है, ये सबसे बड़ा सैड पार्ट है। लेकिन अगर हम 2 कैटेगरी को डिफ़ाइन करें, एक वो जो कर रहा है, जो अज्ञानी है, जो अनपढ़ है, गवार है, जिसको कुछ पता वता नहीं है ना, जीवन उसने देखा नहीं है, पैदा हुए यही देखा, अब मर जाएंगे, है ना, जहाँ बहुत रूढ़िवादी लोग हैं, रूढ़िवादी सोच है, जो अपनी कास्ट से बाहर ही नहीं आ पाते, मैं उन सबको रूढ़िवादी मानती हूँ। अब इसमें एक दूसरी कैटेगरी है जो सपोज करो डॉक्टर्स हैं, खुद डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, दोनों ने भूषण हत्या करी, दोनों ने, लेकिन सबसे बड़ा जो बड़ा क्रिमिनल माना जाएगा वो डॉक्टर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ज्ञानी इंसान था, वो ये सब चीज़ें, ये चीज़ें जो मैटर नहीं करती लाइफ में, अगर उसने वो क्राइम किया, वो उसके लिए ज़्यादा बड़ा है। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर होता था भारत में उस ज़माने में। सो आई एम श्योर ये सारा कुछ सुनने के बाद जो विदुर ने एक, बिल्कुल कहते हैं ना, एक रचना रची थी वहाँ पर
स्टेज रच दिया था एक कोर्ट में। तो बिल्कुल पता चल रहा था कि कौन राजा बनने लायक है। एक जो बस अपने ऐसा बोल दिया और अपनी ईगो में डिसीजन लिए, एक जो तर्कों के साथ समझ के साथ डिसीजन लेता। तो फाइनली धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर, बड़े दिल पे पत्थर रख के उन्होंने युधिष्ठिर को राजकुमार घोषित कर दिया। अभी देखो भाई, जैसे घोषित हुआ उधर तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, कर्ण है, दुर्योधन है, शकुनी मामा है और इसका भाई है, जितने भी कौरव वो सब, ये तो बहुत दुखी हो गए थे, दुख में चले गए थे, अपने खून के आंसू रो रहे थे। तो कुछ टाइम के लिए हम इनको खून के आंसू रोने देते हैं। वापस आएंगे जब शकुनी भाई अपना जाल फेंकेगा और ये सारा राज्य हड़पने की कोशिश करेगा, तो वो हम वापस आएंगे। बट अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं, तो गाइज अब हम जा रहे हैं विदर्भ। ओके, ये बड़ा एक बहुत भयंकर चीज़ है, सुनते हैं समझते हैं। विदर्भ एक राज्य है जिसकी जो बेटी है वो रुक्मिणी है, जिनकी शादी वासुदेव मतलब श्री कृष्ण से होगी, अभी हुई नहीं है। जो मगध के राजा है जरासंध, उनका वासुदेव मतलब कृष्ण के साथ 36 का आंकड़ा, बिकॉज कंस को मार दिया था। लेकिन अब जो मथुरा से चले गए थे ना वो लोग द्वारिका की तरफ, तो अब द्वारिका से पंगे लेना इतना आसान नहीं। द्वारिका जो नगरी है वो पानी के बीचों बीच बनी हुई है, इतना आसान नहीं हो अटैक कर देना। और एक है छेदी नरेश के जो बेटा है वो है शिशुपाल। अब जो शिशुपाल है वो कहीं ना कहीं ममेरा संबंध रखता है हस्तिनापुर वालों से, और चचेरा संबंध रखता है वो वासुदेव से। सो लेट्स से अगर शिशुपाल की, और ये जो जरासंध है, जरासंध मगध के जो राजा जरासंध, अब इनको बदला लेना है श्री कृष्ण से, जो कि द्वारिका जा चुके हैं। अब इनका चक्कर क्या है? देखो, उस जमाने से ये चलता था, पॉलिटिकली ऑल्सो ये चलता था कि अपने बच्चों की शादी ऐसी जगह करा दो जहां हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, राज्य बढ़ जाए, आर्मी बढ़ जाए। तो ये भी इसी लेवल पे देख रहे हैं, क्योंकि छेदी नरेश के साथ तो अच्छे संबंध है भाई, मगध नरेश के, जरासंध के। तो ये सोच रहे छेदी नरेश का जो बेटा शिशुपाल, उसकी शादी हो जाए रुक्मिणी से। अगर शादी हो गई, छेदी, विदर्भ और मगध ये सब मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये कन्विंस कर देगा कि सब मिलके द्वारिका पर अटैक कर दो। एंड दिस इज हाउ ही इज क्रिएटिंग एवरीथिंग इन हिज माइंड। एंड सो लड़कियों के पास एक राइट होता था पहले के ज़माने में। अब देखो, जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, हमें राइट्स मांगने पड़ते हैं। पहले हमें अपने आप मिलता था, कॉल्ड स्वयंवर एक लड़की का राइट होता था। उसके मतलब वो स्वयं अपना वर चुनेगी। तो यहाँ पर रुक्मिणी के दो भाई हैं, रुक्मी और रुक्मिन। ठीक है, तो रुक्मिन तो ठीक ठाक थे, रुक्मी थोड़ा सा उस टाइप का था कि नहीं, अगर पिताजी ने बोल दिया तो भाई करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो बोलता था, अपनी बहन को बोलने, रुक्मिणी को बोलने लगा कि मैं आपका एक राइट छीन लूँगा। कौन सा राइट? वो बोलती, कह रहे आपके पसंद का शादी वाला। मैंने कहा बट वो कहती, बट मैं तो ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। ऑफकोर्स उन्होंने बताया नहीं, बस वासुदेव को पसंद करती थी वो बचपन से, हमेशा से। और बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर। उनकी कंपैरिजन में सिर्फ पांचाली मतलब द्रौपदी ही थी जो आप कंपेयर कर सकते थे उस एरा में। शी इज़ वेरी प्रिटी एंड शी इज़ वेरी गुड ऑल्सो। संस्कार के मामले में भी, हर चीज़ में शी वॉज अव्वल दर्जे का। सो बड़ा यहाँ पर डाइसी चल रहा है। रुक्मिणी बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती शिशुपाल से। शी डजंट लाइक शिशुपाल एट ऑल। शी लव्स वासुदेव जी। सो अब नाउ व्हाट डिड शी डू? उन्होंने क्या किया रुक्मिणी ने? उन्होंने एक प्रेम पत्र भेजा वासुदेव को। उन्होंने उसमें लिखा, अपना दिल भर के लिखा, बताया कि वो उनसे कितना प्रेम करती हैं, वो आ जाइए उनको लेने के लिए, वासुदेव उनको एक्सेप्ट कर ले, ये करके पूरा रो के काफ़ी कुछ उन्होंने लेटर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? सीधे द्वारिका भेज दिया उन्होंने। तो भाई अब श्री कृष्ण के हाथ में वो लेटर आ चुका है और वो उस लेटर को पढ़ के मुस्कुरा रहे हैं। आई एम श्योर श्री कृष्ण कुछ बढ़िया प्लान कर रहे हैं, और क्या पता दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाइस। सो नेक्स्ट जो हमारा महाभारत का नेक्स्ट सीरीज़ होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे शादी हुई कृष्ण और रुक्मिणी की, कैसे इनका संबंध बना और कैसे इनका विवाह हुआ। सो गाइज, ये जो आप लोगों के दिल जलते रहते हैं, प्रेम में परेशान रहते हैं, घर वाले नहीं मानते हैं, कास्ट का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, पैसों का प्रॉब्लम, तो ये आज की कहानियाँ नहीं हैं। ये कहानियाँ हमेशा की थी, पुरानी थी। लेकिन उस ज़माने में फिर दम भी होता था। वासुदेव आएंगे ना अभी करने, बात करने, सब कुछ होगा। एंड वासुदेव देखो, पता है श्री कृष्ण नटखट थे और ऋषि बहुत शातिर थे, बहुत शातिर थे श्री कृष्ण।
ठीक है, अभी तो आपको पता कितना इंटरेस्टिंग लगेगा जब आपको बताया जाएगा किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, तब आपको लगेगा वो कर सब कुछ कर देंगे एंड देन एट द एंड उनका नाम भी खराब नहीं होगा और वो सब कुछ मतलब सब कुछ सेटल हो जाएगा। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि इतने लोग श्री कृष्ण, जय राधे, जय वासुदेव, वो बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण को मानेंगे, लेकिन श्री कृष्ण को मानते हो तो श्री कृष्ण ने जो किया है उसको भी तो मानो। उन्होंने एक तो क्या कहते हैं राजकुमारी से विवाह किया जो कि उनकी उसमें नहीं आती थी, उनको तो ग्वालों में ही माना जाता था, ठीक है, भले ही वो एक पूरे राज्य के राजा जाते थे, बट उनका इमेज जो सेक्टर चलता था ऐसे ही चलता था। और उन्होंने इतने बोल्ड एक्शंस लिए अपनी लाइफ में। सो हम भगवान को मानते ज़रूर हैं, उनकी प्रार्थना ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर हमारे घर वाले वैसा करने की कोशिश करें तो हम अगेंस्ट में चले जाते हैं। ये थोड़ा डाइजी नहीं, कभी कभी सोचते नहीं आप कि सब बाबाओं को, महात्माओं को मानेंगे, लेकिन अगर अपने घर का बच्चा ही बाबा बनना चाहे या सन्यास लेना चाहे तो माँ बाप डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, है ना, है नहीं है। चलिए मिलते हैं कल और मे बी परसों विद द एपिसोड नंबर 22 एंड लेट्स सी कि शादी कैसे होती है। जय हिंद।